हमारी पृथ्वी आज एक गंभीर संकट से गुजर रही है। हमारा मौसम प्रभावित हो गया और साथ ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो गई। ये एक गंभीर समस्या है। हमारी पृथ्वी संकट में है। नमस्कार, धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। अरबों साल पहले सूर्य की किरणें और ऊर्जा जब पृथ्वी पर पड़ी तो जीवन का संचार हुआ और जन्म हुआ एक गतिशील चक्र की। पानी, वायु, कार्बन और गर्मी के उपस्थिति में पैदा हुए सैकड़ों इकोसिस्टम्स, लाखों प्रजातियों ने जन्म लिया और एक संतुलित चक्र बरकरार हो गया। पर पिछले 100 वर्षों में यह सब तहस नहस हो गया। प्रगति की दौड़ में, अंधाधुंध दौड़ में, कई विकसित देशों ने भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया और भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हुई और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग गया। और आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। ज़रूरत है ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत की, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और भारत इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन लाइफ एक ऐसी पहल है जो पूरे विश्व को व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, ग्रीन इकोनॉमी। ऊर्जा विकास और तरक्की के लिए एक आवश्यक बुनियाद है। ये प्रगति को रफ्तार देती है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत रहे हैं और इंसानों की प्रगति में इसकी अहम भूमिका रही। लेकिन पिछले कुछ दशकों में उद्योग और विकास से जुड़ी गतिविधियों की वजह से भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हुआ, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। इन गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ने लगा और पृथ्वी का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। ये आज जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। कोयला पूरे विश्व में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व भर में 2022 में लगभग 800 करोड़ टन कोयला इस्तेमाल हुआ। कुछ विकसित देशों ने जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कम कार्बन पैदा करने वाले देशों में से एक है और प्रदूषण के मामले में चीन और अमेरिका से कहीं नीचे है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी में 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का निश्चय किया है। ऐसे में जरूरी था कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ट्रांसपोर्ट को चुना जाए। गाड़ियों को जीवाश्म ईंधन के बजाय सीएनजी से, बिजली से, हाइड्रोजन से चलाया जाए। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ई रिक्शा अब भारत के बाजार में नजर आने लगे हैं। देश के कई शहरों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है ताकि एक पॉल्यूशन फ्री ग्रीन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी न केवल जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में एक स्वच्छ विकल्प साबित हुए हैं, बल्कि वो सबसे किफायती वाहनों में से भी एक है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में अभी और सुधार लाना होगा। बैटरीज इस लायक बनानी होगी जिनके जरिए वाहन ज्यादा रास्ता तय कर सके।
साथ ही हमें चार्जिंग को आसान और तेजी से करने के लिए ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि चार्जिंग पॉइंट्स इतनी दूरी पर लगे हों कि वाहनों की बैटरी खत्म होने से पहले ही चार्ज हो सके। सरकार भी इस मुद्दे पर अब काफी ध्यान दे रही है। ईवी अपनाने के लिए भारत सरकार टैक्स सब्सिडी और सख्त नियमों के माध्यम से लोगों को जीवाश्म ईंधन कार के बजाय ईवी चुनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही कई बैंक्स और संस्थाएं ईवी खरीद को संभव बनाने के लिए विश्वसनीय और आसान कार ऋण भी प्रदान कर रही हैं। इन सभी लाभों के साथ लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सक्षम होते जा रहे हैं और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। जैसे आपने देखा, ट्रांसपोर्टेशन बदल रही है पूरी दुनिया में। इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई है और जो पहले बैलगाड़ियाँ थीं, कंबस्शन इंजन से, वो सब गायब हो रहे हैं। आगे चलकर शायद हाइड्रोजन भी हमारी बसों को चलाएगा। तो एक संतुलन लाना बहुत ही ज़रूरी है। पृथ्वी पर बहुत बोझ पड़ गया था और यही प्रयास है वैज्ञानिकों का, हम सब का, आपका भी होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो स्कूटर हों, चाहे कार्स हों। एक बदलाव आ जाएगा और एक प्योर प्रिस्टीन वातावरण। भारत विशाल सौर ऊर्जा क्षमता से संपन्न है। एक ट्रॉपिकल देश होने के कारण भारत में करीब पूरे वर्ष ही धूप खिली रहती है। इसलिए पूरे देश में सौर ऊर्जा को एनर्जी के एक सतत स्रोत यानी सस्टेनेबल सोर्स के तौर पर देखा जाता है। आज हम दुनिया में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाया गया है जो 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया के एक ही जगह पर लगे सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है और ये RUMSL मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI का एक संयुक्त उद्यम है। दिल्ली मेट्रो की ऊर्जा की जरूरत मध्य प्रदेश के रीवा से मिली सौर ऊर्जा से काफी हद तक पूरी हो जाती है। दिल्ली मेट्रो को रोजाना जितनी बिजली चाहिए होती है उसका 60% हिस्सा 900 किलोमीटर दूर इस पार्क से आता है। ये भारत के ऐसे सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है जो जीवाश्म ईंधन एनर्जी को छोड़ एक हरित पहल को अपना रहा है। सोलर एनर्जी को देश में तेजी से, सस्ते दामों पर, क्वालिटी गुणवत्ता के साथ आगे लाना एक चुनौती है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी बखूबी पूरा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। गांवों में लाखों लोगों को बिजली और अन्य ऊर्जा जरूरतों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करके लाभ दिया जा रहा है। इससे जीने के स्तर में सुधार और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के नए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। अगर भारत 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त करता है तो इससे नौकरियां मिलने का लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। सौर ऊर्जा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सरकार के एजेंडे का भी समर्थन करता है। आज सौर ऊर्जा ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में एक जरूरी स्थान ले लिया है, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन यानी NSM प्रमुख मिशनों में से एक है। NSM भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का उद्देश्य जल्द से जल्द देश भर में सौर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नीति बनाकर भारत को सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करना है।
लेकिन जरूरत यह भी है कि लोग जागरूक बने और अपने घरों में रूफटॉप सिस्टम लगवाएं और निजी स्तर पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी भी एक सस्टेनेबल हरित स्रोत यानी एक ऐसा संसाधन है जो प्रदूषण पैदा नहीं करता। ये भारत के जीवाश्म ईंधन रहित बिजली पैदा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन न करने के लक्ष्य का एक और महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पवन ऊर्जा के सुनियोजित विकास के लिए एक तकनीकी सहायक के तौर पर काम करती है। इसका लक्ष्य है बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत के सामने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उसे 2030 तक 500 गीगावाट बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनाने का मुकाम हासिल करना है। भारत के लिए जरूरी है जीवाश्म ईंधन का विकल्प ढूंढना, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और उपलब्ध संसाधनों से मिलने वाली ऊर्जा को विकसित करते रहना। भारत कई स्तरों पर और वहनीय स्रोतों के जरिए काम करते हुए अपनी तय सीमा और वादों को पूरा करने में काफी आगे है ताकि वो एक हरित अर्थव्यवस्था बन सके। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमें पर्यावरण संतुलित दुनिया की ओर ले जा रहे हैं। पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाकर हम पृथ्वी को संभालने के लिए एक ठोस बुनियाद की शुरुआत कर रहे हैं। पृथ्वी का संतुलन लौटाना बहुत ही जरूरी है और यही लक्ष्य होना चाहिए पूरे विश्व का, तभी एक बदलाव आ सकता है। एक जिम्मेदार राष्ट्र होते हुए भारत ने ISA यानी द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की। ISA की संकल्पना सौर ऊर्जा की संभावनाओं से भरपूर देशों के एक गठजोड़ के तौर पर की गई है ताकि हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस गठजोड़ का बुनियादी उद्देश्य सौर ऊर्जा के कार्यकुशल उत्पादन के अलावा जीवाश्म फ्यूल पर निर्भरता घटाना और सदस्य देशों के साथ हाथ मिलाकर निरंतर सहयोग और नेटवर्किंग के लिए एक मंच बनाना है। ये एक एकजुट प्रयास है पृथ्वी को उसका अस्तित्व लौटाने का और जलवायु परिवर्तन का सामना करने का। कॉरपोरेट जगत, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक ISA सदस्य देशों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लक्ष्य को एक सुरक्षित, सुविधाजनक, कम खर्चीले ढंग से हासिल करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व में लाखों ऐसी शीशों से बनी इमारतें बनी हैं, देखने में सुंदर, लेकिन भारी मात्रा में ये ऊर्जा सोखती हैं, गर्मियों में ठंडा रखने के लिए और सर्दियों में गर्मी रखने के लिए। भारत में ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरण हितैषी इमारतों को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत हो चुकी है। कार्यकुशल ऊर्जा बचाने वाले घर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आज ऐसी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है जो ऊर्जा कुशल हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं और फिर भी आधुनिक हैं और इन्हें लोग अपना भी रहे हैं। आज भवन निर्माण, आर्किटेक्ट, डेवलपर और प्लानर पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है ऐसी इमारतें जिनमें ऊर्जा की कम से कम जरूरत हो, आवश्यक ऊर्जा स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो और नवीकरणीय स्रोतों से मिले। आज बहुत से लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं। इमारतों की छत पर लगा कोई 35 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम भवन की बिजली की बुनियादी मांग पूरा कर सकता है। ये हैं भविष्य के स्मार्ट शहर। विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार भरोसेमंद और
कम खर्च में खेती की सिंचाई एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिससे कृषि उपज और किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की भारी खपत होती है। कृषि की उपज और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीली सिंचाई एक बड़ा मुद्दा है। भारत में इसके लिए 1 लाख से ज्यादा सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम्स यानी SPIS लगाए जा चुके हैं। सोलर पंप पारंपरिक पंप्स के मुकाबले ज्यादा प्रभावी और कम खर्चीले साबित हुए हैं और ये भारत के किसानों को कम खर्च में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और उसके नए विकल्पों को ढूंढने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, हाइड्रोजन एनर्जी। मैं आज नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। हमारा हरित भविष्य। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया ताकि कार्बन मुक्त ईंधन के उत्पादन की योजनाओं को तेज किया जा सके और उन्होंने भारत के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए वर्ष 2047 को एक लक्ष्य बनाया है। हरित व्यवस्था एक ऐसी गतिशील अवधारणा है जिसे सच करने के लिए देश के नागरिक, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और सिविल सोसाइटी की जरूरत होगी। इससे एक हरित अर्थव्यवस्था को हासिल करने से जुड़ी नीतियों को और सशक्त बनाया जा सकेगा। हरित अर्थव्यवस्था वहनीय विकास का लक्ष्य पाने की दिशा में सबसे असरदार तरीका है। भारत विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण न करने वाले वहनीय ऊर्जा स्रोत अपनाएगा और उनके जरिए एक हरित अर्थव्यवस्था बनेगी। समस्या बहुत ही गंभीर है और बढ़ते तापमान को नियंत्रण में लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सरकार बड़े प्रयास कर रही है और सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन और विंड एनर्जी ये सब अभियान शुरू हो गए हैं और उसमें आपके भागीदारी का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक प्रयास करें तो पृथ्वी पर बोझ कम हो जाएगा और अगर आप अपने घर के ऊपर एक सोलर सेल लगा लें उससे आपके बिजली के बिल तो कम हो ही जाएंगे, पर बिजली आप बेच भी सकते हैं, वो सरकार ख़रीद लेती है और आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी पर बोझ हल्का हो जाएगा। ये जो आपदा है ग्लोबल वार्मिंग की, हमारी नहीं है। ये कुछ विकसित देशों ने अंधाधुंध इस्तेमाल किया फॉसिल फ्यूल का या वश्म ईंधन का, उसके कारण पूरी पृथ्वी को आज ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम हिंदुस्तान हैं और हम भी पृथ्वी को बचाने के लिए, उसका अस्तित्व लौटाने के लिए हर प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।